देवेंद्र जी, आप महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर भी हैं और उसी से जुड़े हुए मेरे कुछ सवाल हैं। नागपुर के पास में ही कुछ फासले पर गढ़चिरौली है और करीब 4 दशकों तक महाराष्ट्र का ये इलाका नक्सल से प्रभावित रहा है। हाल के वक्त में हमने देखा कि बड़े पैमाने पर नक्सलियों ने और नक्सलवाद के बड़े नामों ने आत्मसमर्पण किया, कई एनकाउंटर्स में भी मारे गए। लेकिन ये बताइए कि नक्सलवाद के ताबूत पर आखिरी कील कब ठुकेगी? महाराष्ट्र नक्सल फ्री कब हो जाएगा? देखिए, मैं ऐसा कह सकता हूं कि आज महाराष्ट्र नक्सल फ्री हो गया है। इसका कारण क्या है कि अभी महाराष्ट्र में नॉन नक्सल कोई बचे नहीं है। या तो वो एलिमिनेट हुए हैं या फिर उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। अभी कुल मिलाकर 10 लोग, एक कंपनी 10 करके थी, इसमें बहुत ही लोअर कैडर के 10 लोग ये अभी बचे हैं, लेकिन वो सारे छत्तीसगढ़ में बैठे हुए हैं, वो महाराष्ट्र आते नहीं है। और मुझे लगता है, जो मेरा अपना आकलन है, कि वो भी अभी आत्मसमर्पण कर देंगे। तो आज तो देर इज नो एक्टिविटी एट ऑल अब महाराष्ट्र। लेकिन इसको मैं आज नक्सलवाद से फ्री इसलिए नहीं कहता कि 3 साल तक, जब तक हम इस परिस्थिति को बरकरार नहीं रखते, नेक्स्ट 3 इयर्स अगर हम इसी स्थिति को बरकरार रखेंगे, तो 3 साल बाद मैं कहूंगा कि अब नक्सलवाद पूरे तरीके से समाप्त हो गया है। और हम लोगों ने एक नया मॉडल गढ़चिरौली में तैयार करके दिखाया कि नक्सलवाद को कम करने के लिए हमने केवल बंदूक का उपयोग नहीं किया। ये जो सारे सरेंडर्स हुए, इसके पीछे लोगों ने नक्सलवादियों को या माओवादियों को सपोर्ट बंद कर दिया। और उसका कारण क्या है? व्यवस्थाओं पर उनका विश्वास हमने वापस बैठाया। आज गढ़चिरौली में हम लोगों ने माइनिंग शुरू की, गढ़चिरौली में हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट लाई। आप देख सकते हैं कि गढ़चिरौली में अभी जैसे लॉयड कंपनी है, 15 से 18 हजार लोगों को उन्होंने वहां पर नौकरी दिया। अभी मैं वहां गया था और हमारी कुछ बच्चियां थी, उनसे मैं बात कर रहा था, आदिवासी समाज की बच्चियां थी। उसमें से एक बच्ची ने बताया कि कंपनी आई, मैं झाड़ू पोछे के लिए आ लगी थी और मुझे 12,000 रुपया पगार मिलता था। उसके बाद मुझे इन लोगों ने सिखाया और मैंने ट्रैक्टर चलाना सीखा, 25,000 रुपया पगार हुआ। उसके बाद मैं ट्रक चलाना भी सीखी हूं वहां पर, और मेरे को 54,000 रुपया पगार मिलता है। अब गढ़चिरौली जैसी जगह एक आदिवासी लड़की 54,000 रुपया अगर उसको महीने का पगार मिलेगा, तो उसकी जिंदगी बदली है। तो ऐसे हजारों लोगों की जिंदगी वहां बदली, लोगों ने परिवर्तन देखा। आपकी जानकारी के लिए, अगर आप 2 व्हीलर का सेल देखेंगे तो गढ़चिरौली ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए 2 व्हीलर के सेल में। तो कहीं ना कहीं लोगों को ध्यान में आया कि माओवाद कम हो रहा है, और आज करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट गढ़चिरौली में हो रहा है। देश की नेक्स्ट स्टील सिटी ये गढ़चिरौली बन रहा है। अब आने वाले दिनों में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम इसको ग्रीन स्टील हब बनाना चाहते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं, चूंकि जिस समय समृद्धि महामार्ग मैंने बनाया, उस समय हमने गैस पाइपलाइन डाली हुई है, तो वो गैस हम लोग लाना चाहते हैं गढ़चिरौली तक, और हम लोग गैस बेस्ड इंडस्ट्री ग्रीन स्टील हम बनाना चाहते हैं। और गढ़चिरौली में ऐसी क्षमता है, हमने उसका कैलकुलेशन किया है कि एक बार हमारा फ्यूल का एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट अगर हो गया, तो हम चाइना से भी कम कीमत में गढ़चिरौली में ग्रीन स्टील बना सकते हैं। तो ये एक परिवर्तन हुआ, ये लोगों ने देखा, इसलिए लोगों ने माओवादियों को मदद करना बंद कर दिया, और उसके कारण नई भर्ती नहीं हुई। माओवादियों की जो भर्ती होती थी वो पूरी तरीके से बंद हो गई, और जो पुराने लोग थे उनके ध्यान में आ गया कि इसके बाद हम कर नहीं सकते, और इसलिए सबने आत्मसमर्पण कर दिया। तो हम ये मान सकते हैं कि महाराष्ट्र नक्सलवाद से मुक्त हो गया, लेकिन औपचारिक ऐलान के लिए और 3 साल तक वेट एंड वॉच करना देखिए, होगा। आज भी ऐलान कर सकते हैं, लेकिन इट इज ऑलवेज सेफ टू वेट, क्योंकि ये हो सकता है कि कुछ लोग रिग्रुपिंग का प्रयास कर नहीं पाएंगे। अभी देखिए, एक समय ऐसा था कि करीब करीब ये समझ लीजिए 3 से 4 हजार स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में सारा ये नक्सलवादियों का डोमिनेंस था। उसको लिबरेटेड एरिया कहते थे, लिबरेटेड एरिया। अभी वो मात्र 600 स्क्वायर मीटर पे आया है, मात्र 600, और वो भी
3 आउटपोस्ट हम और खोलेंगे और कंप्लीट लिबरेटेड एरिया समाप्त हो जाएगा। 100% हमारा डोमिनेंस वहां पर हो जाएगा। अभी भी वहां नक्सल नहीं है, लेकिन हमारा भी डोमिनेंस नहीं है, क्योंकि हमारा सारा जंगल का इलाका होने से वहां पर हमारा कोई आउटपोस्ट नहीं है। 3 आउटपोस्ट खोलेंगे, उसके बाद 100% पुलिस का डोमिनेंस होगा। देयर विल बी नॉट अ सिंगल इंच ऑफ लिबरेटेड एरिया। देवेंद्र जी, एक और समस्या है नक्सलवाद के अलावा, और जो सिर्फ महाराष्ट्र की समस्या नहीं है, गैरकानूनी तरीके से बसे बांग्लादेशियों की, और कई राज्यों में खास करके महाराष्ट्र में भी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अब ऐसे में कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं, अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनका कहना है कि पुलिस ऐसे लोगों को टारगेट कर रही है जो सिर्फ बांग्ला भाषी हैं, और उनको अवैध बांग्लादेशी बताकर जो है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको बाहर भेज दिया जाता है। अब देखिए, बांग्लादेशी ये गुजराती या मराठी तो नहीं बोलेगा, वो तो बोलेगा बंगाली भाषा। बांग्लादेश की भाषा ही बंगाली है। तो अब बांग्लादेशी कभी भी आप पकड़ोगे तो बंगाली भाषा में बोलेगा, तो इसमें ये बोलना कि भाई बंगाली बोलता है इसलिए आप उसको पकड़ रहे हो, देखिए देयर आर सम डिस्टिंक्ट फीचर्स जिससे आप बांग्लादेशी आइडेंटिफाई कर सकते हो। उनकी बंगाली में और भारतीय बंगाली में भी फर्क है। और ये जब हम लोगों को पकड़ते हैं तो उसके बाद एक तफ्तीश होती है, उसकी एक एसओपी है। उस एसओपी के अनुसार जब वो लोग प्रूव नहीं कर सकते, और अभी तक ये ध्यान में आया है कि 90% केसेस में वो लोग कबूल लेते कि हम कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, किस रूट से आए हैं। 10% ही केसेस ऐसी होती है कि जिसमें आपको बहुत तफ्तीश करके निकालना पड़ता है, बहुत उसकी जांच करनी पड़ती है, और उसमें से आपको निकालना पड़ता है। बाकी 90% लोग तो मान जाते हैं, और हम लोग उनको डिटेक्ट करते हैं और डिपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में भी हुआ है। और मुझे लगता है कि देखिए, मैं ममता दीदी का बहुत आदर करता हूं, लेकिन अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए देश की सुरक्षा को खतरे में डालना, ये मैं ऐसा मानता हूं कि किसी भी नेता को शोभा नहीं देता, और ममता दीदी जैसे सीनियर नेता को तो शोभा देता ही नहीं है। आज देखिए क्या हालत है बंगाल की। अरे भाई, बंगाल में आज जिस प्रकार से घुसपैठिए चल बैठे हुए हैं, और देश में जो भी गैर कानूनी काम होते हैं वो आखिर में घूम फिर कर वो घुसपैठियों तक ही पहुंचते हैं। वो लोग उसको कई लॉजिस्टिकल सपोर्ट देते हैं, कई अलग प्रकार का सपोर्ट देते हैं। तो इसमें तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। देखिए, इसमें तो कोई राजनीति का विषय नहीं है। कोई अगर इलीगली किसी को आना है बांग्लादेश से, वो ले वीजा, भारत का आ जाए, स्वागत है। लेकिन अगर कोई घुसपैठ करता है तो उसको वापस भेजना हमारा काम है, हमारा कर्तव्य, हम करते रहेंगे। हाल ही में जिस मौके पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ एक मंच पर आए, तो राज ठाकरे ने कहा कि हमें तो देवेंद्र फडणवीस साथ लेकर आए, और उनका इशारा उस सरकारी नीति की तरफ था कि स्कूलों में जो हिंदी पढ़ाया जाने वाला फैसला किया गया था। ठाकरे बंधुओं के साथ आने का क्या चुनाव नतीजों पर असर पड़ेगा? बीएमसी के चुनाव या मैं महानगर पालिका के चुनाव की अगर बात करूं तो, और अगर पड़ेगा तो किस तरह का असर पड़ेगा? पहले तो मैं राज ठाकरे जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जो चीज श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे ने प्रयास किया लेकिन वो नहीं कर पाए, जो चीज उनके सारे घर वालों ने प्रयास किया लेकिन नहीं कर पाए, जो चीज उनके दोस्तों ने प्रयास किया लेकिन नहीं कर पाए, वो चीज अगर मैं कर पाया और 2 भाइयों को साथ में ला पाया, तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और क्या है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि अगर उनको ऐसा लगता है। जहां तक उनके साथ में आने का सवाल है, कोई एक निर्णय से साथ में आने का विषय नहीं है। एक प्रकार से आज जो पॉलिटिकल स्पेस है, उस स्पेस में उनको ये लगता है कि साथ में आने से वो अपना शेयर इंक्रीज कर पाएंगे। ये पॉलिटिकल मजबूरी है उनको साथ में आना, इसलिए वो साथ में आए। तो मैं उसका दोष नहीं दूंगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना अलायंस पार्टनर जो चुनती है, वो इसी के लिए चुनती है कि उसकी स्पेस बढ़ानी है। हाँ, जहाँ तक चुनाव का सवाल है, तो मुझे लगता नहीं है कि इनके साथ में आने से कोई बहुत अंतर आएगा, कोई बहुत परिवर्तन होगा, ऐसा मुझे लगता नाही। पण ठाकरे ब्रँडचं आव्हान वाटतं या महापालिका निवडणुकीत, विशेषतः मुंबईमध्ये? मी यापूर्वी पण बोललो आणि पुन्हा एकदा तुम्हाला सांगतो, ठाकरे ब्रँड हा एकच होता। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हा ब्रँड होता, त्याच्यानंतर ब्रँड नाही। तोच ब्रँड राहील। या कोणाजवळ ब्रँड नाही आहे, यांना ठाकरे ब्रँड वगैरे म्हणण्याचा अधिकार नाही आहे।
आणि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचाराचा वारसाही यांनी जपला नाही. तो वारसाही शिंदे साहेबांकडे आहे. मग त्या ब्रँडचं काही असेल तर ते शिंदे साहेबांकडे गेलाय. यांच्याकडे काही ब्रँड नाही, ब्रँडचा बँडबाजा वाजवला यांनी, त्यामुळे काही प्रॉब्लेम नहीं. देवेंद्र जी, एकनाथ शिंदे के बारे में बात हो रही है, एक उन्हीं से जुड़ा हुआ सवाल है. आपके सरकार के 1 साल के कार्यकाल में आपने, जब एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री थे तो उनकी ओर से लिए गए कुछ फैसलों पर रोक लगा दी, कुछ पर इंक्वायरी लगा दी, कुछ पर स्टे लगा दिया. आप खुद भी उप मुख्यमंत्री थे उस वक्त में, तो इसकी जरूरत क्या पड़ी? नहीं, मैंने कोई इंक्वायरी या स्टे नहीं लगाया भैया. देखिए कैसा था कि जिस समय हमने कुछ फैसले किए थे उस समय हमारे दायित्व अलग थे और बाद में हमने नए दायित्व स्वीकारे. जैसे आपने लाडली बहन की बात की या किसानों को मुफ्त बिजली देने ये बात की, तो ये दायित्व हमारे बढ़े. तो इसलिए मैंने शिंदे साहब को ही विश्वास में लेकर मैंने उनको कहा कि अब हमारे फाइनेंसिंग ऑप्शंस अलग हो गए. तो उदाहरण के तौर पर मल्टी मॉडल कॉरिडोर जो विरार से अलीबाग तक का कॉरिडोर है, ये करीब 60,000 करोड़ का समझ लीजिए पूरा काम है. अब जब हम लोगों ने इसके बारे में निर्णय किया तो हम लोगों ने तय किया कि हम अपने पैसे से उसको बनाएंगे और बाद में उसको सिक्योरिटाइज करेंगे. लेकिन अब हमारे ऊपर दायित्व बढ़ने के बाद हमने उसका निर्णय ये किया कि भाई ये तो बहुत फिजिबल रोड है, तो इसको तो हम लोग हाइब्रिड एन्युटी पर भी बना सकते हैं, इसको बीओटी पर भी बना सकते हैं, तो हमारे फिजिकल स्पेस में इसको क्यों ले. तो मैंने ये बात जब शिंदे जी को कही, शिंदे जी ने 1 मिनट में मान ली, तो हमने उसको कैंसिल कर दिया. अब न्यूज़ ये हो गई कि शिंदे जी ने लिया हुआ निर्णय मैंने कैंसिल कर दिया. भाई उनको विश्वास उनकी साइन से किया है, मैंने नहीं किया. डिपार्टमेंट उनका था, मैंने उनको कहा उनकी साइन से उसको हमने कैंसिल किया और नए तरीके से हम वो कर रहे हैं. तो इसलिए ऐसा कोई उनके सारे फैसले मैंने रद्द किए ऐसा नहीं है, बदले हुए दायित्व में हमने उसकी पद्धति को बदला. लेकिन महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में जब से आप मुख्यमंत्री बने तब से एक चर्चा बड़ी आम होती है और बार बार होती है कि शिंदे साहब इस बात को पचा ही नहीं पा रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री हो गए, और इस अफवाह को या जो भी बोलें इस चर्चा को इस वजह से भी ज़्यादा बल मिलता है क्योंकि वो बार बार दिल्ली जाते हैं, आपकी पार्टी के बड़े नेताओं से मिलते हैं और इसकी वजह से इस चर्चा को और ज़्यादा बल मिलता है. देखिए, जब तक वो दिल्ली जाकर मेरी पार्टी के नेताओं को मिल रहे हैं तब तक चिंता की कोई बात नहीं है. मैं इतना ही ध्यान रखूंगा कि वो दूसरी पार्टी के नेताओं को न मिले और वो नहीं मिलेंगे, इसलिए कोई वो दुखी नहीं है. देखिए, ये अल्टीमेटली पॉलिटिक्स जो है वो समय कैसा उस पर डिटरमिन होता है. मैं मुख्यमंत्री था, हमने नई सरकार बनाई, उस समय ये लाजमी था कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए क्योंकि हम कॉन्फिडेंस नहीं पैदा कर सकते थे. जो लोग साथ में आए थे तो सबने मिलकर निर्णय किया, उनको मुख्यमंत्री बनाया. उसके बाद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 137 सीटें मिली, तो फिर ये लाजमी हुआ कि भाई इतना बड़ा दल होने के बाद कोई दल अपना मुख्यमंत्री पद कैसे छोड़े. और जिस समय शिंदे जी से बात हुई, मैं आपको बिल्कुल सच बात बता रहा हूँ, इसमें इतना सा भी रत्ती भर भी कोई झूठ नहीं है. शिंदे जी ने 1 मिनट में, जब हम लोग बैठक में बैठे और अमित भाई थे और ये बात हुई कि भाई अब 137 तो बीजेपी क्या है, शिंदे जी ने स्वयं उस समय कहा कि मैं समझ सकता हूँ कि भाई इतना बड़ा मैंडेट मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी को और उसके कार्यकर्ताओं को ये लगता है कि अपना मुख्यमंत्री बनना चाहिए और इसमें मेरी कोई आपत्ति नहीं है. तो उन्होंने कोई ऐसा निगोशिएशन नहीं चला हमारा कि भाई शिंदे जी को हम मनाने जा रहे हैं, नहीं शिंदे जी आप मान जाओ, आप मान जाओ, ऐसा नहीं हुआ. 1 मिनट में शिंदे जी ने यह फैसला किया कि भाई ठीक है, बात सही है, बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बने. लेकिन अब 1 साल बाद वो बीजेपी को गठबंधन धर्म क्यों याद दिला रहे हैं? अभी हाल ही के नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव हुए तो उसमें काफ़ी कटुता देखने मिली महायुति के कोalition पार्टनर्स में. सामने राहुल कुलकर्णी मेरे सहकर्मी बैठे हैं, उन्होंने पिछले हफ्ते इंटरव्यू किया था एकनाथ शिंदे जी का और उसमें उन्होंने ये बात कही कि बीजेपी को गठबंधन धर्म निभाना चाहिए. नहीं, उन्होंने मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में कहा मुझे पता नहीं है. कॉन्टेक्स्ट यही था, पर मुझे लगता है कि कॉन्टेक्स्ट यही हो सकता है कि उन्होंने हमारे कुछ लोग लिए और हमने उनके कुछ लोग लिए
तो उन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने मुझे कहा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने उनके ध्यान में ला कर दिया कि शिंदे जी ये आपके लोगों ने शुरू किया है, आप लोगों ने पहले हमारे 5 लोगों को उल्लासनगर में लिया, तो फिर हमारे लोगों ने कल्याण डोंबिवली में आपके लोगों को लिया, तो हम दोनों के लिए ठीक नहीं है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता नहीं है कि, और मैं तो ये कहता हूँ कि शायद महाराष्ट्र के इतिहास में ये चुनाव इसलिए अलग है, इस चुनाव में, पूरे चुनाव में कंप्लीट मैंने इतनी सभाएं की, एक भी सभा में मैंने मेरे साथियों पर तो छोड़ दीजिए, अपोजिशन पे भी नहीं बोला। आई डिड नॉट इवन क्रिटिसाइज द अपोजिशन। ये पहला चुनाव है कि जिसमें मैंने सिर्फ पॉजिटिव प्रचार किया। आप मेरा कोई भी 42 भाषण है मेरे, 42 में से कोई भी भाषण आप निकालिए, शहर का विकास कैसे होना चाहिए, हमारी योजनाएं क्या है, हम पैसा कहाँ से लाएंगे, शहर को कैसा बदलेंगे, हमारे प्लान क्या है, इसी पर मैंने भाषण किया। एक भी भाषण में एक भी विरोधी नेता को, एक भी विरोधी पार्टी को मैंने चैलेंज भी नहीं किया, खंडन भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। एक पॉजिटिव वोट, और मैं बोलता था कि मैं आपको एक पॉजिटिव वोट मांगने के लिए आया हूं। तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि कोई उसमें तू मैं की कोई बात ही नहीं हुई हमारी। अभी परसों के दिन आपकी जो शिंदे साहब के साथ बैठक हुई, तो उसमें महानगर पालिका चुनाव को लेकर क्या बातें तय हुई हैं, कुछ हमारे साथ साझा कर पाएंगे? हाँ, कर देंगे, ऐसी कोई सीक्रेट बातें तो है ही नहीं। तो मुंबई महापालिका स्पेशल यही तय हुआ है कि महानगर पालिका के चुनाव को साथ में मिलकर लड़ना है। इसलिए हर एक महानगर में वो उनके 3-4-5 प्रमुख लोग नामित करें, हम हमारे 3-4-5 चुनिंदा लोगों को तय करें, और वो लोग साथ में बैठकर सीट शेयरिंग के ऊपर चर्चा करें, और ये प्रयास करें कि कंसेंसस करके हम लोग साथ में ये चुनाव लड़े। मुंबई ठाणे के अलावा पूरे महाराष्ट्र की सभी पूरे महाराष्ट्र में हम विचार करें।